दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ जो शराब घोटाले मामले में हुआ है, उसमें पूरा समाज दो हिस्सों में बट गया है। एक वो लोग हैं जो बहुत कम है, थोड़े से हैं, जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बरी होने की खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं देखिए हमने पहले ही कहा था। लेकिन एक तरफ पूरा समाज है, पूरा देश है, खास तौर पर पूरी दिल्ली है, वो ये कह रही है कि देखिए इतने सारे सबूत, इतना सारा अंबार लगाया गया सबूतों का, इतनी सारी चीजें रखी गई कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट का पूरी चार्जशीट को इस तरीके से नजरअंदाज कर देना, किया जाना सचमुच ये संदेह पैदा करता है कि कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ थी। अब ये गड़बड़ कहां थी, ये तो हाई कोर्ट अब डिसाइड करेगा, क्योंकि अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। सीबीआई ने अपनी 974 पेज की जो एक याचिका अपील के दस्तावेजों के साथ हाई कोर्ट में जो रखा है, वो हाई कोर्ट को तय करना है। आने वाली 16 तारीख 16 मार्च इसके लिए मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन ये सारा मामला कैसे हुआ, कहां से हुआ, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से जानना चाहिए। यह आपका हक भी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो रही हैं, लेकिन साफ तौर पर कोई इसको बता नहीं पा रहा है। हम आपको इसमें एक एक पॉइंट समझाएंगे, एक एक बात समझाएंगे कि आखिर कहां से शुरू होकर किस तरीके से कहां तक पहुंच गया। और देखिए इसमें एक बड़ी बात, जहां पर अरविंद केजरीवाल तो शुरू से लेकर अब तक, जब से शराब घोटाला शुरू हुआ है, तब से उस पूरे इस मामले को पॉलिटिकल रंग देकर इसे इस तरीके से निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं इस पूरे केस में, देखिए आपने अरविंद केजरीवाल की भी सुनी होगी स्पीच, मनीष सिसोदिया की भी सुनी होगी, आतिशी मार्लेना भी इस मामले में हमेशा यही बोलती रही कि एक चवन्नी भी नहीं मिली एजेंसी को। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहते हैं वो इस बात को कि एक जो ईडी और सीबीआई की जो जांच हुई उसमें एक चवन्नी भी नहीं मिली। ये बिल्कुल सही तर्क है उनका। लेकिन इसके पीछे आप जरा सोचिए एजेंसियां फिर क्या करती हैं। देखिए अगर मान लीजिए कहीं पर कोई, जो यही तर्क हाई कोर्ट के अंदर जो एसवी राजू हैं, सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी ये तर्क दिया था कि अगर किसी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को आप समझिए उसका डिस्ट्रॉय कर दो या तो जला दो, तो आप समझिए उसमें क्या सबूत मिलेगा। लेकिन उसको एस्टैब्लिश किया जाता है कि ये हुआ, तो फिर इसके बाद वो जो क्रिमिनेशन जहां पर होता है वहां के लोगों को गवाह बनाया जाता है। जहां हत्या होती है वहां के लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या फिर जो जहां से नाइफ वगैरह, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें, फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं किसी ना किसी तौर पर, या जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह होते हैं, या जिस भी तरीके के जुटाती है पुलिस, तो उस पर एजेंसी, उस पर यह पूरा मामला चलता है। अरविंद केजरीवाल के मामले में बिल्कुल यही हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वो शातिर चोरों में से एक थे जिनको अपराध करने से पहले उनका उस पूरे मामले का इफ एंड बट उन्होंने समझ लिया था। अब इस पर, इसकी खबर पर आते हैं कि आखिर हुआ क्या। एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं पूरे मामले को। दरअसल एक पार्ट अगर आप समझे तो अरविंद केजरीवाल ने जब ये शराब घोटाला किया, तो उससे पहले शराब घोटाले करने के बाद जब ये एजेंसियों की नजर में मामला आया, यानी कि चीफ सेक्रेटरी, तब इससे पहले जब ये पूरा मामला चल रहा था, हम आपको यहां पर एक जरूरी चीज बता देना चाहते हैं। तब दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हुआ करते थे। अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल के साथ सेटिंग की, या यूं कहे कि अरविंद केजरीवाल ने सेटिंग की अनिल बैजल के साथ। वो कोरोना काल का टाइम था और दिल्ली को जमकर लूटा गया था। इसमें बैजल साहब भी कहीं ना कहीं उनकी मंजूरी थी और ये सारी चीजें की गई। शराब घोटाले की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त भी अनिल बैजल ही थे। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, और जब दूसरे उपराज्यपाल आए यानी कि एलजीवी के सक्सेना, तो ये मामला सामने आया। और ये चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने बाकायदा इसकी लिखित में शिकायत की थी एलजी से। चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा अधिकारी होता है दिल्ली जो सरकार होती है उसके अंदर,
जो भी सरकार होती है उसमें चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा ओहदा होता है। मुख्यमंत्री के बाद चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा ओहदा होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो मालिक होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। तो उस टाइम पे नरेश कुमार थे और नरेश कुमार ने ये शिकायत उपराज्यपाल को की थी और उनकी ही पहल पर यह पूरा मामला सीबीआई के पास गया। लेकिन इसमें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह जानकारी मिलने लगी कि इस पे जांच होगी और इसमें वो चोरी कर रहे थे, तो उन्होंने दो काम किए। दो काम में से यह हुआ कि एक तो शराब नीति को वापस ले लिया गया। आनन फानन में जो शराब नीति थी उसको इन्होंने वापस ले लिया, जिसपे आज तक सवाल उठते हैं और जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कोई जवाब दे नहीं पाती है। लेकिन तब तक दिल्ली का 2000 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली को हो चुका था, जिसका जिक्र जो ऑडिट करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था होती है यानी कि सीएजी, कैग की रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि दिल्ली के खजाने को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए की चपत लगा दी शराब घोटाले के अंदर। ये कैग रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है, जिसको अरविंद केजरीवाल पटल पर विधानसभा के पे नहीं रख रहे थे। और आप बता दूं आपको कि रेखा गुप्ता ने आते ही सबसे पहले शराब घोटाले की फाइल विधानसभा के पटल पर रखी और उसमें उन्होंने बताया कि इसमें 2000 करोड़ का नुकसान कैग जो रिपोर्ट है वो बता रही है। क्या इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने सबसे पहले 173 मोबाइल फोन तोड़ दिए। इसका जवाब आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। कोर्ट के अंदर जो एजेंसी है उसकी एक लिमिटेशन थी और उन्होंने बार बार पूछा, लेकिन ये जो 173 मोबाइल फोन तोड़े गए थे इसका कोई जवाब नहीं दिया। करीब करीब सैकड़ों की तादाद में सिम कार्ड तोड़े गए, मोबाइल फोन तोड़े गए, कंप्यूटर तोड़े गए और दर्जनों लैपटॉप भी नष्ट कर दिए गए। क्यों करे? चोर नहीं तो क्यों करे? लेकिन इसका जवाब नहीं दे रहे। ये सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बाकायदा इस चीजों को लिखा है। इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरे शराब घोटाले के अंदर विजय नायर सबसे बड़ा किंग पिन था। विजय नायर और अरविंद केजरीवाल, और इस घोटाले के जो रचनाकार था वो विजय नायर था। विजय नायर कौन था? विजय नायर अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का मीडिया प्रभारी था और बहुत प्रभावी व्यक्ति था। सचिवालय में उसकी लगातार एंट्री थी, दिल्ली सचिवालय के अंदर। और अरविंद केजरीवाल का इतना खास था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो केजरीवाल के मिनिस्टर थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, उनके बंगले में रहता था। कैलाश गहलोत अपने घर में रहते, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के बगल वाला बंगला विजय नायर को मिला हुआ था, जिसमें विजय नायर रहता था। अब आप समझिए ऐसा क्यों था। विजय नायर दरअसल इस पूरे प्रकरण की जड़ है और उसी ने साउथ लॉबी की हेड के कविता, जो बीआरएस की नेता थी, के कविता को विजय नायर ने ही मुलाकात के लिए फोन किया था और विजय नायर के कविता से मिलने हैदराबाद गए। मतलब शराब घोटाले के लिए फिर विजय नायर ही वो व्यक्ति था जो के कविता यानी कि साउथ लॉबी की जो हेड थी के कविता, उससे मिलने हैदराबाद विजय नायर गए। विजय नायर आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी थे और ये सचिवालय का हिस्सा होने के अलावा इस पूरे प्रकरण में जो मंगूटा रेड्डी बहुत बड़ा इसमें एक अहम किरदार था। मंगूटा रेड्डी ने विजय नायर को उसके कार्यालय में मुलाकात की थी। विजय नायर से मंगूटा रेड्डी ने के कविता से मिलने वो हैदराबाद गए थे और मंगूटा रेड्डी से अपने घर पर, इनके कार्यालय पर मुलाकात की। सीबीआई का यह भी कहना है कि केजरीवाल की कैबिनेट में, केजरीवाल जो थे वो कैबिनेट के मुखिया थे और उन्होंने शराब नीति को न केवल शराब नीति पर हस्ताक्षर किए बल्कि पूरे दस्तावेज एक ही दिन में तैयार कराकर साउथ लॉबी को भेज दिए। ये अरविंद केजरीवाल ने किया। इसके बाद साउथ लॉबी ने चार्टर प्लेन से दिल्ली में आ गए। साउथ लॉबी पूरी एक चार्टर प्लेन से दिल्ली में आए और यहां पर पूरी जो नीति बनाई जा रही थी, शराब नीति, उस पूरी नीति की निगरानी भी साउथ लॉबी कर रही थी यहां दिल्ली में बैठकर। जबकि दिल्ली का यह बहुत ही सीक्रेट प्लान होना चाहिए था, लेकिन साउथ लॉबी इसकी निगरानी कर रही थी। अब जरा सोचिए, शराब के दलाल इसकी निगरानी कर रहे थे। सीबीआई का ये जो कहना है कि उसके दस्तावेज एक ही दिन में तैयार किए गए थे और इस कैबिनेट यानी कि जीओएम
में रखे गए। ये जो पेपर थे, जीएम जो कैबिनेट होती है, मंत्रियों की जो समूह होता है, उसको उनके सामने एक ही दिन में रखकर इसको पास करा दिया गया। एक दिन में बनाई और चेक कराई और पास हो गई। उस वक्त सी अरविंद एक बड़ा किरदार थे, आईएएस अधिकारी। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के अधीनस्थ कार्यरत थे, यानी कि आईएएस अधिकारी थे उनके। और सी अरविंद ने जो बयान सीबीआई को और ईडी को दिया है, उसके अनुसार कहा गया कि विजय नायर साउथ ग्रुप से शराब नीति की प्रति लाए थे और उन्होंने मनीष सिसोदिया के सामने कंप्यूटर में डालने के लिए कहा। और जिस वक्त ये कहा कि इस पूरी जो शराब नीति है इसको कंप्यूटर में फीड कर दो, करवा दो, उस वक्त वहां पर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। यानी कि ये पूरा एस्टेब्लिश होता है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरी शराब नीति से बाकायदा अवगत थे, उन्हें पता था ये सब चल रहा है। इस पूरे शराब घोटाले में रिश्वत की रकम बरामद ना होने के सवाल पर बार बार कहा जाता है कि अगर करेंसी एक बार चली जाए तो उसको बरामद करना बहुत मुश्किल भरा होता है। ये सीबीआई ने कहा है, बाकायदा इसमें लिखा है कि एक बार अगर करेंसी, जो भी रिश्वत की रकम है, अगर वो एक बार चली जाए, उसको भेज दिया जाए, तो फिर उसको बरामद कर पाना बेहद मुश्किल भरा काम होता है। उसका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है, वो नहीं पता लगती है। और ये, लेकिन हमने उसका पता लगा लिया, सीबीआई ने कहा। अब इसमें से कैसे पता लगा, आप ये समझे। जब 100 करोड़ रुपया रिश्वत के तौर पर आया, तो इसकी तस्दीक जो कि बयान है और गिरफ्तार हुआ है के कविता का चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू ने 100 करोड़ रुपया दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को दिए थे, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट था और चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम करते हैं पैसे का लेन देन का। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीबीआई ने अरेस्ट किया था, वो इस मामले में अरेस्ट हुए थे। और जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा हाँ, हमने 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को रिश्वत के तौर पर दिया था। इस 100 करोड़ रुपए में से 44 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में भेजा गया। गोवा चुनाव के अंदर 44 करोड़ रुपया भेजा गया था। और इसमें ये सारे बयान हैं बाकायदा। इसमें जो वहां से उम्मीदवार जो लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 90 लाख रुपए उन सभी उम्मीदवारों को दिए जाने थे। और केजरीवाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि पैसे की चिंता मत करो, बस चुनाव मजबूती से लड़ो, ये कहा। लेकिन इस पूरे मामले पर उपराज्यपाल के भी सिग्नेचर था। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप ये सोचिए कि ये जो पैसा गया, ये गया कैसे था। 44 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में भेजा कैसे गया, इसके लिए एक गिरफ्तारी और की गई थी। जो वकील था वो था विनोद चौहान। विनोद चौहान को गिरफ्तार किया गया, सीबीआई ने उसे भी गिरफ्तार किया था, विनोद चौहान को। और विनोद चौहान ही वो व्यक्ति था जो हवाला ऑपरेटर का यहां से हैंडलर था। यानी विनोद चौहान ने वो 44 करोड़ रुपए की रकम दिल्ली से हवाला के जरिए गोवा भेजी थी। विनोद चौहान को बाद में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो विनोद चौहान के घर से 1 करोड़ 6 लाख रुपए की रकम बरामद हुई थी, जो उस 100 करोड़ रुपए की जो रकम थी उसका हिस्सा थी, जो अभी विनोद चौहान के घर में पड़ी हुई थी। शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाले विनोद चौहान 18वें व्यक्ति थे। ये के 18वें व्यक्ति थे। और विनोद चौहान साउथ लॉबी के लगातार संपर्क में थे, ये सीबीआई ने इसका बाकायदा जिक्र किया है। गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान विनोद चौहान के घर से 1 करोड़ 6 लाख रुपए बरामद हुए थे, जो 100 करोड़ की रकम थी उसका हिस्सा थे। साउथ लॉबी द्वारा केजरीवाल के लिए उसे दी गई रकम में से वो 1 करोड़ 6 लाख रुपए की रकम थी। तो आप सोचिए, इतनी सब बातें होने के बावजूद अगर अदालत को ये सारे दस्तावेज, इन सभी लोगों के बयान, इन सभी लोगों की गिरफ्तारी अगर नजर नहीं आती है तो बस इसमें तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप समझिए, फिर एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अदालत पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उनके डिसीजन पर भी नहीं करेंगे, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि समाज के भीतर अब जिस तरीके की विचारधारा की लड़ाई चल रही है, ये सचमुच आने वाले समय में देश के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।
बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।